हाय दोस्तों, डायनामिक प्रोग्रामिंग के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की एक बेसिक प्रॉब्लम जो फिबोनाची पैटर्न पे बेस्ड है, फ्रॉग जंप। काफी फेमस प्रॉब्लम है। यू कैन फाइंड दिस प्रॉब्लम ऑन LeetCode, GFG, आप जहां पर भी चाहें। हालांकि इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट आपको सेम मिल जाएगा, दैट इज फ्रॉग जंप। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है कि फ्रॉग जंप आइदर 1, 2 और 3 स्टेप्स टू गो टू द टॉप। इन हाउ मेनी वेज कैन इट रीच द टॉप? मतलब कि आप सपोज करिए कि एक जगह है, मतलब एक सीढ़ी की तरह आप विजुलाइज करिए, तो एक फ्रॉग या तो एक बार में एक स्टेप जंप कर सकता है, या 2 स्टेप जंप कर सकता है, या 3 स्टेप जंप कर सकता है। आप बताइए वो कुल कितने तरीके से टॉप पे पहुंच सकता है? ठीक है, कुल कितने तरीके से टॉप पे पहुंच सकता है। तो अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि भाई हम पता कैसे लगाएंगे कि ये रिकर्जन से होगा, कि बैक ट्रैकिंग से होगा, कि डीपी से होगा। शुरुआत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है। ठीक है, चलिए इसके कुछ टेस्ट केसेस देखिए। जैसे आपने सैंपल इनपुट दिया 1 तो आउटपुट आएगा 1, और अगर आपने सैंपल इनपुट दिया 3 तो आउटपुट आएगा 4। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैंने अपने HackerRank की URL पे अपलोड कर रखी है। मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो वहां से सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पर भी जाकर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन यहां से हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। तो फ्रॉग जंप कर सकता है या 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे पता लगाएं कि हम इसमें अप्रोच क्या करें। तो पहली पहचान ये आती है कि जब एक्सप्लोरिंग मल्टीपल पाथ की बात आती है या एक्सप्लोरिंग ऑल द पाथ की बात आती है, तो वहां पे यूज होता है रिकर्जन। अभी डायनामिक प्रोग्रामिंग सीन में कहीं पर नहीं है। अभी हम कह रहे हैं कि जब सारे पाथ को एक्सप्लोर करने की बात आती है कि 1 स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, जब सारे पाथ को एक्सप्लोर करने की बात आती है तो वहां पर बात आती है किसकी? रिकर्जन की। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं कि भाई इस सारे पाथ को हमें एक्सप्लोर करना है। तो जब सारे पाथ को आपको एक्सप्लोर करना है तो आप क्या कर सकते हैं? आइए आपको देखते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 दी गई है तब क्या होगा। आप सोचिए कि अगर n की वैल्यू 1 दी गई हो और फंक्शन का नाम अगर हमने रखा फ्रॉग, तो आप खुद से सोचिए कि अगर फंक्शन की वैल्यू 1 है तो क्या ये 1 स्टेप जंप ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। अगर 1 स्टेप जंप लेता है तो कितना बचेगा? n की वैल्यू कितना हो जाएगी? 0। 0 का मतलब टॉप पे पहुंच गया, और क्योंकि कुल स्टेप ही 1 है तो एक जंप में वो पहुंच जाएगा वहां पर। लेकिन क्या 2 वाला जंप ले सकता है क्या? नहीं। जब 2 वाला जंप लेगा तो 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये तो इनवैलिड वैल्यू होगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर 3 का वाला जंप लेगा तो ये क्या हो जाएगा? फ्रॉग 1 - 2 मतलब 1 - 3 मतलब -2, ये भी इनवैलिड वैल्यू होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई? इनवैलिड वैल्यू हो गई। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब 3 जंप तो कर सकता है, लेकिन पहली बार में अगर इनकी वैल्यू 1 है तो हम सिर्फ 1 जंप ले सकते हैं। 2 और 3 में हमारे पास इनवैलिड वैल्यू आ गई। मान लीजिए कि n की वैल्यू अगर 2 रहती, ठीक है, मान लीजिए कि अगर n की वैल्यू 2 रहती, तब आप क्या करते? तब आप एक का जंप फ्रॉग ले सकता था? बिल्कुल ले सकता था। तो फ्रॉग कितना बचा? जब 1 का जंप ले लिया तो बचा कितना? 2 - 1 1 बचा। क्या 2 का जंप ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। तो कितना बचेगा? फ्रॉग, ये आपको हो गया 2 का जंप लेते सीधा n - 2, मतलब आप इसमें से 2 में से 2 घटा दीजिए 0। क्या 3 का ले सकता है क्या? तो जैसे 3 का लेगा क्या हो जाएगा? 2 - 3 मतलब -1, मतलब ये इनवैलिड वैल्यू हो गई। तो 0 से कम वैल्यू हो गई तो ये इनवैलिड होगी हमारे लिए इस केस में। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या खत्म हो गया? क्या नहीं, हमको 0 तक पहुंचना है। तो फिर यही बात आएगी यहाँ पर, क्या ये 1 ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। तो यहाँ फिर वही चीज पुरानी कैसे रिपीट हो जाएगा? फ्रॉग 0, यहाँ पर फ्रॉग के अंदर क्या जाएगा? 1 - 2 मतलब -1, और यहाँ पे फ्रॉग के अंदर क्या जाएगा? 1 - 3 मतलब -2। तो आप फिर देखते हैं, फिर इनवैलिड वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं आपको अप्रोच करना बता रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए
कि ये आप फ्रॉग 1 फ्रॉग 0, मतलब अब कुल रास्ते कितने मिले, जहां पर 0 मिल जाए, मतलब एक रास्ता यहां मिल गया, एक रास्ता यहां मिल गया, जहां पर 0 मिल जाए इसका मतलब एक रास्ता मिल गया ना। अब 0 का मतलब टॉप पे पहुंच गए, 0 का मतलब टॉप पे पहुंच गए, 0 का मतलब टॉप पे पहुंच गए। अब देखिए कि आप यहां पर जब आप 3 दिए थे तो आउटपुट आया था 4, अब 3 देने पे आउटपुट 4 कैसे आ रहा था, ये इस बात को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि फ्रॉग 3, ठीक है, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 3 है, कितने तरीके से पहुंच सकता है, कितने तरीके से पहुंच सकता है। तो हमने कहा कि भाई पहला तरीका, पहले 1 का जंप ले सकते हैं, तो ये कितना हो गया फ्रॉग 1, मतलब 3 में से 1 घटा दीजिए, बचा कितना 2, जब 2 का जंप लेंगे तो कितना बचा 3 - 2 1, 3 - 3 0। तो आप देख सकते हैं पहली बार कितना आ गया, यहां पे 0 आ गया, लेकिन इधर के रास्ते भी बाकी हैं, सॉरी 3 - 1 2 आना चाहिए, यहाँ पे 3 - 2 1, ये सही है। अब देखिए, अब 2 को फिर से यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 को फिर से करेंगे तो 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर 1 का जंप लेते हैं तो कितना बचेगा, 2 का जंप है, 3 का जंप है, तो ये कितना बचेगा फ्रॉग 1 बचेगा। 2 का जंप ले सकते हैं, तो ये कितना बचेगा फ्रॉग 0 पे, मतलब ये पहुंच गया टॉप पे। 3 का ले सकते हैं, 3 का लेते ही क्या हो जाएगा फ्रॉग -1 बचेगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या फ्रॉग 1 पे 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो कितना बचेगा ये फ्रॉग 0 हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, जब 2 लेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 ले सकते हैं, अगर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रॉग अब हो जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि 1 - 2 -1 हो जाएगा। फ्रॉग -3 ले सकते हैं क्या, फिर वही गलती आएगी, यहाँ पे फ्रॉग लीजिए -1 - 3 -2 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए अभी भी 1 वैल्यू बाकी है, तो 1 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, ये बन गया हमारा फ्रॉग 0। क्या 2 ले सकते हैं, 2 लेते ही ये क्या हो जाएगा फ्रॉग -1 बचेगा, और 3 लेते ही ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रॉग क्या -2। अब यहां देखिए मामला गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, जहां जहां माइनस में आया है, जहां जहां माइनस में आया है, ये क्या है, ये है इनवैलिड पाथ, यहां पे हम नहीं जा सकते। जहां जहां 0 मिला है, जैसे यहां पे 0 मिल गया, 0 मिल गया मतलब एक पाथ प्लस, और कहीं 0 मिला है, यहां 0 मिला है +1 पाथ, और कहीं 0 मिला है, यहां 0 मिला था +1 पाथ, और कहीं 0 मिला है, यहां 0 मिला है +1 पाथ। ठीक है, 1 पाथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए जहां जहां पे 0 मिला है, यहां का पहली बार में आपका यहां 0 मिला है, फिर यहां 0 मिला है, फिर यहां 0 मिला है, और फिर यहां 0 मिला है, बाकी जगह को आप छोड़ दीजिए। इसका मतलब जब n की वैल्यू 0 हो जा रही है तो एक रास्ता मिल जा रहा है, मतलब रिटर्न 1। ठीक है, तो यहां से इसका निकलता है रिकर्सिव सॉल्यूशन की जब n की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो इसका मतलब एक रास्ता मिल गया, एक रास्ता मिल गया मतलब रिटर्न 1। दूसरा, अब 0 यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, तो उन सबको क्या करना है, जोड़ना है। अगर n की वैल्यू माइनस में चली जाती है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब कि रास्ता नहीं मिला, नहीं मिला मतलब रिटर्न 0। ठीक है, अदरवाइज सारी वैल्यूज को हमें क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो यहां पर आ गया आपका रिकर्सिव सॉल्यूशन। ये देखिए अब तक आपको मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि रिकर्सिव सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन क्या होगा, आप खुद से बताइए। आपने कहा कि अगर मैं कहूं कि INT फ्रॉग INT n, तो मैंने कहा कि इफ n इज इक्वल टू 0, तो आपने क्या कर दिया, आपने कह दिया रिटर्न 1। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो इफ n इज, एल्स इफ यदि n इज लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमने कहा भाई ऐसा करो रिटर्न 0, नहीं तो क्या करो, हमने कहा रिटर्न कर दो किसको, रिटर्न कर दो फ्रॉग ऑफ n-1 प्लस फ्रॉग ऑफ n-2 प्लस फ्रॉग ऑफ n-3। आप देख सकते हैं आपने सारी चीजों को यहां पर कर दिया। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप इसको देखें, ये अगर आप इसको देखें तो ये मैंने सारा का सारा कोड आपके सामने इसका एक तरीके से लिख दिया। क्या लिख दिया,
फिर से एक बार यहाँ मैं साफ साफ लिखता हूं। मैंने कहा कि इसको रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं, तो मैंने कहा कि INT frog INTn, ठीक है। अब यदि n 0 है, आपने तो यहां पता लगाया ना कि n 0 है, n 0 है तो क्या करो, रिटर्न कर दो 1 को, ठीक है। एल्स इफ चेक करो कि n अगर लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब रास्ता नहीं मिला है। रास्ता नहीं मिला तो क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो 0 को। अदरवाइज अगर उससे ऊपर है तो इसका मतलब है कि रास्ता आप आराम से ले सकते हैं। क्या रास्ता है, रिटर्न कर दो, पहले 1 घटा दो, फ्रॉग ऑफ n-1 प्लस फ्रॉग ऑफ n-2 प्लस फ्रॉग ऑफ n-3। मुझे लगता है कि यहां तक मैं क्लियर हूं अपनी बात को लेकर के। तो ये इतना हम लोगों ने जो कर लिया, ये हमारा क्या सोल्यूशन है, ये हमारा सोल्यूशन है रिकर्सिव सोल्यूशन। अब सिर्फ इसको आपको टाइप करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आप सिर्फ इसको टाइप कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा, ठीक। अब मसला ये बचता है कि यार ये तो ठीक है, अब इस पे रिकर्सिव सोल्यूशन में अब यहाँ पे डीप, तो अब आइए इसका प्रोग्राम करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप एक n की वैल्यू लेंगे और n की वैल्यू को आप रीड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद मान लीजिए फंक्शन का नाम फ्रॉग है, तो फ्रॉग फंक्शन के अंदर आपने n को पास किया, ये एक रिजल्ट को रिटर्न करेगा, तो आप यहाँ पे r को लिख सकते हैं। और r इज इक्वल टू फ्रॉग ऑफ n आपने कर दिया, मतलब फ्रॉग फंक्शन रिटर्न करेगा और r को आपने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर INT आपने कहा फ्रॉग और यहाँ पर आपने कहा INTn। ये कंडीशन जो हम लोगों ने सोचा था, मैंने क्या कहा था कि यदि n 0 हो जाए तो इसका मतलब हमें एक रिजल्ट मिल गया, एक रिजल्ट हमें मिल गया। और अगर n हमारा 0 से नीचे है, इफ लेस देन 0, ठीक है, तो इसको चाहे तो आप एल्सिफ में लिख सकते हैं। लेस देन 0 है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं रिटर्न 0। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अदरवाइज आप कर सकते हैं कि रिटर्न करो एक बार 1 जंप, एक बार 2 जंप, एक बार 3 जंप, और सबको क्या कर देना है, जो भी रिजल्ट जहां से भी है उसको ऐड कर दो। तो मैंने कहा रिटर्न करो क्या, फ्रॉग ऑफ n-1 प्लस फ्रॉग ऑफ n-2 प्लस फ्रॉग ऑफ n-3, ठीक है। देखिए फिबोनाची पैटर्न की तरह है ना, वहां पर भी होता था n-2 n-2 n-1 n-2, यहाँ पे n-1 n-2 n-3 3 है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग इसको समझेंगे, अभी इसको देखिए सिंपल। अब अगर इसको मैं रन कराऊं तो आप देख सकते हैं सैंपल टेस्ट केस पास हो गया, क्योंकि ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं। अब जहां तक मुझे लगता है कि इंटरनल टेस्ट केस में कुछ दिक्कत होनी चाहिए, तो इंटरनल टेस्ट केस आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पास हो गए और लास्ट वाला टर्मिनेटेड ड्यू टू टाइम आउट हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये वाला जो हमने टेस्ट केस बनाया है, ये ध्यान में टाइम को रखते हुए बनाया है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गई सारी चीजें। तो ये फ्रॉग n-1 n-2 आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका जब हम लोग मेमोराइजेशन करेंगे तो जो तीसरा टेस्ट केस है, मतलब जो लास्ट टेस्ट केस है, वो भी पास हो जाएगा। तो अभी देखते हैं इसका मेमोराइजेशन इसके बाद। थैंक यू।